विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है और उसमें ये वो कल्पना करते हैं कि गरीब से गरीब आदमी के लिए भी सबसे अच्छा डॉक्टर मिले, तो वो डॉक्टर किस तरह का होगा, हम उसकी भी बात करेंगे। हम बात करेंगे उन सुविधाओं की, वो जो सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में और स्वास्थ्य के लेकर जितनी हमारे पास कहना चाहिए उपचार की विधियां हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे वो परंपरागत स्वास्थ्य जिसमें योग और तमाम तरह के व्यायाम आते हैं, हम सब की बात करेंगे और अलग अलग लोगों से जानेंगे कि वो अपनी सेहत के प्रति कितने फिक्रमंद हैं और क्या उनके लिए हेल्थ इज वेल्थ है। तो चलिए बारी बारी से हम जानते हैं इस मामले में जो चिकित्सक हैं, जो समाज के अन्य प्रभावी लोग हैं, उन सब की बातें कि वो अपनी हेल्थ को लेकर और समाज की हेल्थ को लेकर, देश की हेल्थ को लेकर और जो स्वास्थ्य के पैरामीटर हैं उन सब को लेकर वो क्या सोचते हैं। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर्स ही ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्यों को नया जीवन दान देते हैं, यानी अपने मेहनत से और अपनी सूझबूझ से उनके जान देने का काम करते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है, इस पे हम खास कार्यक्रम संतुलन के समीकरण में आज ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव में लगाकर कोरोना काल में कई ऐसे लोगों की ज़िंदगी देने का काम किए हैं। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन और एचओडी अरविंद नीरल सर हैं। आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से पूरा कोरोना काल रहा है, आपने बाज़ाब्ता सामने से देखा है और ये अंबेडकर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज एक ऐसा था कि लगातार कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए और लगातार जो मरीज़ों के लिए खड़े होने का काम कर रहे थे। जो सैंपल भी था सबसे पहले यहीं से लिया जा रहा है। डॉक्टर्स डे के पहले आप चीज़ों को थोड़ा सा बताइए, उसके बाद पूरी जर्नी के बारे में। प्रतिवर्ष हम लोग 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे या चिकित्सक दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि पूरे समाज में या पूरे देश के लिए डॉक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन डॉक्टर्स देते हैं समाज की देखरेख के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए। उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना और डॉक्टर्स के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हुए, बहुत बड़े फिजिशियन थे। उसके अलावा वो एक शिक्षाविद थे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पद संभाला। वेस्ट बंगाल के वो 14 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे और पहले ऐसे डॉक्टर रहे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये चिकित्सक दिवस पूरे इंडिया में मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे। और उसका उद्देश्य ये होता है कि समाज में चिकित्सकों का जो योगदान है उसको लोग याद करें और सब चिकित्सकों के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करें। वो जिन डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया है वो देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत करके कितने परिश्रम से उनकी जान बचाई है। जैसा कि आपने बताया कि कोविड के समय, कोरोना काल में चिकित्सकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और न सिर्फ कोविड काल में बल्कि इसके पहले भी कई ऐसे पैंडमिक्स हुए, कई ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज़ हुई हैं जहाँ पे चिकित्सकों ने ना जाने कितनी जानों को बचाया है। यदि चिकित्सक समय पर ये सुविधाएं ना दें, ये मेडिकल हेल्प ना दें, तो कई सारी जानें जा सकती थी। ये हमने कोरोना काल में देखा भी है। कोविड पीरियड में ये था कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन ये चिकित्सक हैं, ये मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों के सैंपल्स ले रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो उनका ये कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है और तभी से लोगों ने चिकित्सकों की भूमिका को काफ़ी महत्वपूर्ण देना शुरू किया। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि ये चिकित्सक ही हैं, ये मेडिकल प्रोफेशन ही है जिसने लोगों की ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा बनाया है। वो इसलिए भी कह सकता हूँ कि इस मेडिकल प्रोफेशन के कारण ही आज लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ज़िंदा रहने के जो पीरियड है वो काफ़ी बढ़ गया है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 37-38 ईयर्स हुआ करती थी। आज उसकी डबल हो गई, 72-75 ईयर्स तक आराम से लोग जीते हैं। उसके बाद भी 80-85-90 साल के लोग भी काफ़ी हेल्दी जी रहे हैं। न सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, लेंथ बढ़ी है, बल्कि साथ ही साथ जो गुणवत्ता में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। लोग काफ़ी हेल्दी महसूस करते हैं
आज आप देखिए 75-80 साल के लोग भी काफ़ी आसानी से अपने काम कर लेते हैं और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो पहले के लोग जैसे बुज़ुर्ग हो जाते थे 60-62-65 साल की उम्र में, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें हुआ करती थी। आज इन मेडिकल प्रोफेशनल्स के कारण, डॉक्टर्स के कारण ही वो उनकी लाइफ काफ़ी हेल्दी हो गई और काफ़ी एक अच्छी ज़िंदगी वो जी पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है चिकित्सकों का मानवता के लिए कि उन्होंने ये चीज़ें दी हैं। कई सारी बीमारियां जो पहले हुआ करती थी, आज हम वो सब हिस्टोरिकल बीमारियां हो गई है। कई इन्फेक्शियस डिजीज़ जो पहले कॉमन हुआ करते थे आजकल होते नहीं हैं। तो इस तरह से ये मेडिकल प्रोफेशन ने इम्यूनाइजेशन के कारण और मेडिकल टेक्निक्स में जितना जो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, उसके कारण लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन हुआ और बीमारियां भी जो बहुत पहले हुआ करती थी, आज आपने पिछले 20-25 सालों में कभी नहीं सुना होगा कि डायरिया से, डिसेंट्री से या हैजा से, कॉलरा से लोगों की मृत्यु हो रही है। मलेरिया पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल हमने कर लिया है, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं और एड्स जैसी बीमारी जो 30-35 साल पहले ऐसा माना जाता था कि लाइलाज बीमारी है, आज उसका भी इलाज संभव है और कई सारे लोग काफ़ी अच्छी ज़िंदगी एड्स के साथ भी जी पा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन मेडिकल फील्ड में आया, इन्फेक्शियस डिजीज़ को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। उसके कारण कुछ दूसरी बीमारियां ऐसा लगती है कि नई नई बीमारियां आ रही है, लोगों को ये लगता है कि कुछ नई बीमारियों का ईजाद हुआ है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि नई बीमारियों के हमने डायग्नोस्टिक टेक्निक काफ़ी इम्प्रूव की है। जो बीमारियां पहले डायग्नोस नहीं हो पाती थी, आज काफ़ी आसानी से डायग्नोस हो जाती है। इसलिए नई बीमारियों के बारे में लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि ये है कि लोगों की एज बढ़ रही है और एज बढ़ने के कारण कैंसर के कुछ ज़्यादा केसेस आपको दिखते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जिस तरीके से बीमारियों का उपचार हो रहा है या फिर उसके डिजीज़ जो पहचाने जा रहे हैं उसके लिए कई जो तकनीक है वो इजाद हो रहे हैं। तो इस बीच कोरोना काल के बाद भी कई ऐसे मशीनरी या फिर टेक्नोलॉजी का बात करें वो इजाद हुए हैं। अंबेडकर हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल की अगर बात करें तो सर नई तकनीक का क्या इजाद हुआ? अभी इतने पिछले 20-25 वर्षों में मेडिकल टेक्निक से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के क्षेत्र में, ऑन्कोलॉजी में, ऑन्को सर्जरी के क्षेत्र में इतने ज़्यादा विकास हुए और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी काफ़ी अच्छी हुई हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन हम पिछले 20-25 साल पहले तो सुनाई भी नहीं दिया करते थे। आजकल इन टेक्निक के कारण बीमारियों को बड़ी जल्दी से और बड़ी आसानी से और बड़ी स्पेसिफिसिटी के साथ हम पहचान पाते हैं, डायग्नोस कर पाते हैं और उसका काफ़ी लाभ मिलता है। जो बीमारियां बढ़ जाने के बाद पहले डायग्नोस हुआ करती थी, आज हम उसके अर्ली स्टेज में भी डायग्नोस कर पाते हैं और इसलिए कई कैंसर्स को हम लोग ठीक कर पाते हैं। एक कैंसर जो पहले एक लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, आज 60-70% कैंसर्स का क्योर अवेलेबल है। वो इसलिए अवेलेबल है क्योंकि उनकी डायग्नोसिस हम बड़े आसानी से कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं और जल्दी कर पाने के कारण उसका इलाज काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और इसके अलावा भी कई क्षेत्र हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। वायरोलॉजी के क्षेत्र में, माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में, पैथोलॉजी के क्षेत्र में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, एक ब्लड टेस्ट कराने से हम एक छोटे से एक ड्रॉप ब्लड से हम कई सारी बीमारियों का पता कर लेते हैं। जो सीबीसी आजकल होती है, पहले ये हर टेस्ट को अलग अलग लगाना पड़ता था, आज छोटे से इंस्ट्रूमेंट से विद इन 5 मिनट्स हम बहुत सारे डायग्नोसिस कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों की पता लगा लेते हैं। तो ये जो टेक्निक्स इम्प्रूव हुई हैं उससे मरीजों को काफ़ी लाभ मिलता है और उसके साथ साथ फिजिशियन को भी हेल्प मिलती है कि वो बड़े आसानी से मरीज की डायग्नोसिस कर पाते हैं, निदान कर पाते हैं और इलाज कर पाते हैं। सर अगर बात करें सरकारी योजनाओं के जो सर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज और अंबेडकर हॉस्पिटल जिस तरीके से प्रदेश के सबसे बड़े संस्थान माने जाते हैं, तो किस तरीके से सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं? दूसरी बात ये है कि आज जो इलाज है ना वो सुलभ हो गया है, लोग तुरंत आंचलिक लोग भी तुरंत शहर पहुंच जाते हैं, उनका इलाज भी संभव हो। तो सरकारी योजनाओं को किस तरह से आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए क्या जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और किस तरीके से पूरा परिपेश बन रहा है?
पिछले 10-12-15 वर्षों में आपने महसूस किया होगा कि सरकार का स्वास्थ्य के प्रति रुझान काफ़ी बड़ा है। स्वास्थ्य के लिए हेल्थ सेक्टर में उनका जो बजट का प्रोविज़न है वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज से पहले जब छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। आज 13-13, 14-14 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स भी है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हमने बना रखे हैं। DK हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज हम चला रहे हैं। जो आज से 20 साल पहले सिर्फ 40-50 पीजीज़ हुआ करते थे, आज 150-200 पीजी कोर्सेज हम चला रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज चला रहे हैं। और सरकार की ये भी मंशा है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूट खोले जो एम्स के बराबर हो, एम्स के इक्विवेलेंट हो। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक संस्था चलाना चाहते हैं, जिसके कारण से लोगों को बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आज हम यदि रायपुर का भी एग्जांपल लें तो पहले कुछ वर्षों पहले कार्डियक सर्जरीज़ के लिए और बड़ी सर्जरीज़ के लिए, रीनल ट्रांसप्लांट के लिए, ट्रांसप्लांटेशन सर्जरीज़ के लिए हम बड़े शहरों में जाया करते थे। आज ये सब चीज़ें रायपुर में अवेलेबल है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लगभग हर महीने में 100 से 150 केसेस यहाँ रायपुर प्रॉपर में होने लगे, जो चीज़ हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि रायपुर में ये सब चीज़ें संभव हो सकेंगी। लेकिन आज ये बड़ी बड़ी तकनीकें भी रायपुर में अवेलेबल है। इसलिए रायपुर के मरीजों को या छत्तीसगढ़ के मरीजों को अब मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और बेंगलुरु जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सरकार की जो योजना है, कुछ बड़ी इलाज में जहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए खर्च होते हैं, वो आज आयुष्मान कार्ड के जरिए वो बड़े आसानी से उनको अवेलेबल होते हैं। उनके अपने जेब से भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। सरकार की इन योजनाओं का लोगों को मालूमात होना चाहिए। सरकारी तंत्र के से जो सुविधाएं उन्हें मिलती है वो लोगों तक कई बार नहीं पहुंच पाती। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मीडिया से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाए कि ये सब चीज़ें सरकारी तंत्र में अवेलेबल हैं और बिना पैसे खर्च किए भी बड़े बड़े इलाज छत्तीसगढ़ में संभव है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की और भारत सरकार की भी जो योजना स्वास्थ्य को लेके है वो बहुत ही कल्याणकारी है। और मैं तो ये कहूँगा कि रिवोल्यूशनरी चेंजेस मेडिकल फील्ड में आए हैं और आज भी दुनिया में माना जाता है कि सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं उपलब्ध है तो भारतवर्ष में है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि ये तथ्य है कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं वो कई देशों में वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जितने आसानी से, जितने इजीली यहाँ पे वो सेवाएं मिल जाती हैं और जितने कम रेट पे, कम पैसे खर्च करके यहाँ मिलती हैं, वो बड़े बड़े दूसरे विदेशों में भी नहीं मिल पाती। तो निश्चित रूप से सरकार ने काफ़ी अच्छी प्रयास किए हैं और आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। तो एक ज़माना था जब पूरे देश में सिर्फ एक एम्स दिल्ली में हुआ करता था। आज देश के लगभग हर स्टेट में एक एक एम्स बन गया है जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो इसलिए लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में काफ़ी आसानी हुई है और इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं तो कहूँगा कि रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं और लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हुआ है। एक आखिरी कोट मैं चाहूँगा कि आपको लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये चीज़ होना चाहिए और वो अभी नहीं हो पाया है, कुछ ऐसा चीज़ है जो सरकार की तरफ से होना चाहिए या फिर आम डॉक्टर्स की तरफ से होना चाहिए जो ख़ास करके आम लोगों के जीवन को बदल सके या फिर स्वास्थ्य सेवा में और भी उत्तम व्यवस्था हो सके? एक चीज़ अभी ये है कि हमारी स्वास्थ्य सेवा अभी भी अर्बन एरिया तक केंद्रित है। वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। हमारी मेडिकल सर्विसेज रिमोट एरियाज़ में, ट्राइबल एरिया में, दूरस्थ गाँवों में जहाँ पे थोड़ा पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ यदि सुविधाएं अच्छी से मिलने लगें तो वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य में काफ़ी परिवर्तन होगा। मैं समझता हूँ कि वो चिकित्सक जो गाँव में, रूरल एरिया में, दूरस्थ एरिया में अपने सर्विसेज दे रहे हैं वो कहीं ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, मानवता का ज़्यादा कल्याण कर रहे हैं बनिस्बत वो चिकित्सक जो शहरों में कर रहे हैं। सरकार से भी ये अपेक्षा रहेगी कि वो दूरस्थ एरिया के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो और वो अपनी सर्विसेज यदि वहाँ बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से न सिर्फ ये सर्विसेज उनको मिलेगी बल्कि शहरों के चिकित्सकों पे, शहरों के मेडिकल कॉलेजेस में भी लोड कम आएगा और इससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज होना चाहिए।